अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद साकिब नसीर। हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स की ये लेक्चर सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रेशर इन द स्टैटिक फ्लूइड स्टडी करना शुरू किया हुआ है। तो हम इसको देखते हैं कि अगर एक वेसल के अंदर मैंने अपना फ्लूइड लिया हुआ है तो मैं इसको स्टैटिक कहूँगा। क्यों? क्योंकि ये इसके पास कोई हेड ऑफ एनर्जी नहीं है, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा। अच्छा, फ्लूइड के अंदर या एनी टाइप ऑफ कोई भी हमारे पास लोडिंग होती है ना, उसमें हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज द नॉर्मल फोर्सेस। नॉर्मल फोर्सेस की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है वो दो तरह की होती हैं, द नॉर्मल एंड द शियर। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। अब आप इसको देखिए कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या चीज करती है? किसी भी बॉडी की को कंप्रेस करने के लिए या इलोंगेट करने के लिए यूज होती है। और शियर क्या करती है? शियर ये करती है कि जब एक जैसे ये दो हाथ आपस में रब कर रहे हैं तो इनके दरमियान में जो फोर्स पैदा होगी दैट वुड बी अ शियर। तो व्हाट डू यू थिंक इन दिस वेसल द वाटर इज नॉट मूविंग, सो हाउ कैन यू प्रेडिक्ट दैट whether the normal force would be created in that vessel or shear? Definitely it would be normal because आप इसको सपोज करो कि ये ऐसे लेयर्स ऑफ वो पड़ी हुई है यहाँ पे, लेयर्स ऑफ ऐसे। तो अब शेयर कैसे प्रोड्यूस होगी? जब ये लेयर और ये लेयर दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी ऐसे, ये आगे निकल गई, ये पीछे रह गई। ठीक है, अब इनके केस में ये शेयर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लेकिन इस केस में चूंकि ये कोई भी लेयर आगे की तरफ मूव नहीं कर रही, ये अपनी जगह पे स्टैटिक है, तो इसके ऊपर जस्ट जो चीज अप्लाई हो रही है दैट इज P एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जस्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही होंगी, कंप्रेसिबल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही होंगी, शियर स्ट्रेस इसमें नहीं प्रोड्यूस हो रही, जैसे इसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया एक्सटर्नल प्रेशर। व्हाट अबाउट दिस पार्टिकल व्हिच इज लोकेटेड विद इन दिस वेसल? तो बिफोर मूविंग टुवर्ड एक्सटर्नल प्रेशर हम सबसे पहले स्टार्टअप जब भी चैप्टर का होता है तो बेसिक से होता है, बेसिक से। ठीक है, हम एक्सटर्नल प्रेशर को बाद में डील करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एक पार्टिकल लिक्विड का जो कि इंटरनली लोकेटेड है विद इन दिस वेसल, इसके ऊपर कैसा प्रेशर लग रहा है। ये जो कैलकुलेशन, ये जो डेरिवेशन हम करने लगे हैं, इससे हमें फर्दर अजम्पशन करने में हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए हमें प्रेशर एट अ पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा? क्योंकि हमें इससे ये पता चलता है कि एक पार्टिकल के ऊपर जो इर्द गिर्द के सराउंडिंग पार्टिकल्स हैं वो कैसा प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले पास्कल ने इस चीज को डिफाइन किया था, प्रेशर एट अ पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर एट अ पॉइंट इन द वेसल। ठीक है, ये मेरे पास एक वेसल थी, यहाँ पे मैंने ये पार्टिकल लिया, इसको इधर से भी कंप्रेसिबल लोडिंग लगेगी, इधर से भी कंप्रेसिबल लोडिंग हो रहा है, इधर से भी कंप्रेसिबल लोडिंग। तो सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करके दी थी हमें पास्कल ने, इसलिए इसको पास्कल लॉ भी कहा जाता है। पास्कल लॉ ये कहता है कि व्हेन अ पार्टिकल विद इन द स्टैटिक लिक्विड, ये याद रहे कि मैं मूविंग की बात नहीं कर रहा। जब मूविंग आएगी तो जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं वो बड़ी मिनिमल रह जाएंगी। जब हम मूविंग की बात आएगी, ये जो मैंने प्रीवियसली डायग्राम बनाई थी यहाँ पे, तो फिर हम शियर की बात करेंगे, यानी कि एक लेयर दूसरे के ऊपर मूव करेगी, तो शियर देन डोमिनेट कर जाएगी नॉर्मल के। लेकिन अभी हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं तो कंप्रेसिबल स्ट्रेसेस या नॉर्मल स्ट्रेसेस जो हैं वो डोमिनेट कर रही हैं शियर के। इसलिए हम इस पूरे डेरिवेशन के अंदर कहीं भी शियर स्ट्रेस को कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन जब हम फर्दर आगे बात करेंगे तो तब हम सिर्फ शियर को कंसिडर करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेसेस को कंसिडर
नहीं करेंगे। ठीक हो गया। या कोई ऐसे केस होंगे जहाँ पे नॉर्मल भी लग रही होगी, शेल भी लग रही होगी, यानी कि एक फ्लूइड मूव भी कर रहा है और ओपन टू एटमॉस्फेयर भी है, तो उसमें दोनों ही आएंगी। समझ लगी बात की। तो ये एक पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल को मैं अपनी डेरिवेशन के लिए सपोज कर लेता हूं कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस क्यूब। ठीक है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो हर साइड पे कंप्रेसिबल लग। मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको ना इधर से कट कर देता हूं, और सिंप्लीफाई कर देता हूं अपनी डेरिवेशन को। आप वैसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको और अलग कर देता हूं। तो मेरे पास कुछ इस तरह का चंक बना, हाफ। ठीक है, अब इसको मैं डिफाइन कर लेता हूं कि दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड इनटू द पेज दिस इज माय जी एक्सिस। ठीक है, तो मैं इसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे बना देता हूं, एक्स वाई एंड जी। ठीक है, अब इधर से भी इसको P लग रहा था P1, इधर से भी इसको P2 लग रहा था, और ये हाफ किया तो इसको मैं किसी एंगल पे ले देता हूं, दैट इज P3। यहां तक आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ये जो एंगल पहले 90 था, अब मैंने यहां पे इसको कोई एंगल थीटा से कट कर लिया। एंगल थीटा से मैंने इसको कट कर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने इसको एंगल थीटा से कट कर लिया। अब इक्विलिब्रियम हमने करना है। इक्विलिब्रियम हम इसके ऊपर लगाते हैं सम ऑफ फोर्सेस। लेकिन ये तो प्रेशर है, ठीक है, दिस इज डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स एंड दिस इज डेल्टा जी। डेल्टा क्यों? डेल्टा मीन स्मॉल। ये जो डिस्टेंस था दिस इज डेल्टा एक्स, एक्स वाली साइड पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था मेरे इस क्यूबिकल एलिमेंट का। ये याद रहेगा, ये क्यूबिकल एलिमेंट क्या है? वो पार्टिकल जो फ्लूइड के अंदर पड़ा हुआ है। मैंने इसकी शक्ल अपनी आसानी के लिए सपोज कर ली कि वो क्यूबिकल फॉर्म में है। मैंने मजीद सिंप्लीफाई किया इसको कट कर दिया किसी एंगल के ऊपर। कट करने के बाद मैंने कहा कि यहां से लेके यहां तक जो इसका डिस्टेंस है ना वो डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स बड़ा माइनर छोटा सा, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज डेल्टा वाई। डेल्टा मीन स्मॉल, वाई मीन अलोंग वाई साइड, और डेल्टा मीन स्मॉल, और ये जी। और इस वाली लेंथ को, ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, मैं इसको एल कह देता हूं। यहां से लेके इसको 2D में भी हम बना लेते हैं। 2D में ये देखिए, 2D में दिस इज एल, दिस इज डेल्टा वाई, दिस इज डेल्टा एक्स। तो अब अगर मैंने इस प्रेशर को फोर्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा? मेरे पास फार्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये एरिया कौन सा है? दैट इज परपेंडिकुलर एरिया जिसके ऊपर ये फोर्स लग रही है। ठीक है, जस्ट लाइक मैं हथौड़ा लेता हूं, हथौड़ा जिस एरिया के ऊपर लगेगा वो एरिया, परपेंडिकुलर एरिया। तो ये P उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, PA इज इक्वल टू F। ठीक है, अब ये प्रेशर किस एरिया पे लग रहा है? एरिया हमेशा क्या होता है? 2D होता है। एरिया हमेशा क्या होता है? 2D, 2 डायमेंशनल होता है। अब यहां पे अगर मैं इसको कह दूं A B C D E F, ठीक है, अब ये बताएं कि ये जो P1 है ये किस एरिया पे लग रहा है? ये C D B और A के ऊपर लग रहा है। तो इसका एरिया क्या है? लंबाई ज़रब चौड़ाई, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जी। तो ये किसके बराबर आ गई? P1 इंटू डेल्टा वाई डेल्टा जी। ये किसके बराबर आ गई? जो x डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है, हाँ जी। P2 किसके बराबर आ गया? अब ये नीचे वाली A F E और B, तो ये डेल्टा x इंटू डेल्टा जी। इसको अगर मैं खोल के बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से प्लेन बनेंगे। ये वर्टिकल में आ गया C D B A, ये प्लेन, ओके। और ये वाला C D E एंड F, और ये वाला A B E एंड F।
मैंने इस ट्राइंगल को अलग-अलग, ये वर्टिकल प्लेन ये आ गया, नीचे वाला प्लेन ये आ गया और ये तिरछे वाला ये आ गया। अब इसकी जो लेंथ थी दैट इज एल, इसकी डेल्टा वाई डेल्टा जी, इसकी डेल्टा एक्स डेल्टा जी और इसकी जो लेंथ थी दैट इज एल। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जी। ये प्रेशर को फोर्स में क्यों कन्वर्ट किया गया है, इसलिए ताकि हम इसके ऊपर इक्विलिब्रियम की वो लगा सकें, द सम ऑफ फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन। ओके, अब ये P है किसी एंगल पे, ये P क्या है, इसके ऊपर P लग रहा है किसी एंगल से, जो P3 लग रहा है ये किसी एंगल से लग रहा है, ठीक है। अब ये P3 किसी एंगल पे लग रहा है। अब यहां पे मैं इसके दो कंपोनेंट अगर बनाऊं तो एक ये स्ट्रेट आ गया और एक ये इधर चला गया, ठीक है। और इनके दरमियान यहां पे एंगल बना थीटा, इनके दरमियान यहां पे एंगल बना थीटा। अब आप लोगों ने यहां पे मुझे ये बताना है कि एंगल थीटा यहां पे बन रहा था, ये उठ के यहां पे कैसे चला गया, ठीक है। ये एक लॉ लगा है यहां पे, देखिए एक लॉ लगा है यहां पे, ये दो लाइनों के दरमियान अगर थीटा है तो इसके दरमियान और इसके परपेंडिकुलर के दरमियान, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री और ये वाली इसके ऊपर परपेंडिकुलर थी, दैट दिस इज थीटा, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर थी। समझ लगी, ये जो वर्टिकल लाइन है ये नीचे वाले प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर आ रही है। अगर इसको थोड़ा सा इमेजिन करें, ये 2D में मैंने बना दिया ये ऐसे। अब इन दो लाइनों के एक लॉ होता है कि अगर दो लाइनों के दरमियान एंगल थीटा बन रहा हो ना, ठीक है, तो उनके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में जिस जगह पे वो मिलेंगी उनके दरमियान में एंगल क्या बनेगा, आपस में थीटा बनेगा। तो ये लॉ यहां पे लगा है जिसकी वजह से हमने इस थीटा को यहां पे मूव करवा दिया। ये 3D के अंदर आ गई, ये 2D के अंदर आ गई, ठीक हो गया। अब ये सारी जो डायग्राम्स हैं इनको मैं रेज करके इनके ऊपर सम ऑफ फोर्सेस लगा देता हूं, ठीक है। ओके, हमें पता है कि फोर्सेस कितने टाइप की होती हैं। फोर्सेस ये याद रख लें कि फोर्सेस हमारे पास दो तरह की होती हैं, बॉडी फोर्स प्लस सरफेस फोर्स। सरफेस फोर्स से मुराद ये होता है कि वो फोर्स सरफेस और एरिया में कोई फर्क नहीं होता। सरफेस भी हम 2D को कहते हैं, जैसे मैं कहूं कि इस क्यूब की कितनी सरफेसेस हैं, आप कहोगे 6, तो इसका मतलब एक सरफेस की डायमेंशन कितनी है 2D, और एरिया के भी कितनी डायमेंशन होती है 2D। तो मैं यहाँ पे सरफेस कह दूं, एरिया कह दूं, एक ही बात है, एरिया फोर्स हो या सरफेस फोर्स हो। तो हमारे पास सरफेस फोर्स कौन सी है, जो प्रेशर वाली फोर्स लग रही है। बॉडी फोर्स कौन सी है, बॉडी फोर्स वो होती है, हम किसी भी लिक्विड का एनालिसिस करने लगे, फ्लूइड का एनालिसिस करने लगे, तो बॉडी फोर्सेस हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं, जो कि इस पूरी की पूरी क्यूब के ऊपर लग रही होती है। पूरी की पूरी क्यूब के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो ये एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, और दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है, राइट, दैट इज ग्रेविटी की फोर्स, जो पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर लग रही है, ग्रेविटी की फोर्स। तो उस फोर्स को हमने बॉडी फोर्स का नाम दे दिया, ठीक है। यहां पे ग्रेविटी लग रही है। अगर अच्छा सपोज करो और कौन सी फोर्स हो सकती है जो इस पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर लगेगी। फॉर एग्जांपल मैं इस क्यूब को उठाकर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं, समझाने के लिए मैं इस बॉडी फोर्स को उठाकर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं, तो देन द मैग्नेटिक फोर्स वुड बिकम माई बॉडी फोर्स। समझ लगी। तो इस केस में हम बॉडी फोर्स जस्ट कौन सी लेंगे, इसकी ग्रेविटी की फोर्स, जो कि इसका वेट बना रहा है। तो इसमें इसका वेट जो है सेंटर पे एक्ट कर रहा है, वेट W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg। और जो लिक्विड का मास है हम इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी लेते हैं, तो ρ v इंटू g, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। यहां पे हम इसको कर लेते हैं, लगा लेते हैं कि सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0। एक्स पे किधर लगी, P1 डेल्टा y डेल्टा z, P1 उधर हमने पॉजिटिव लिया हुआ था, ये वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस y x एंड बाहर की तरफ z, P1, और इधर ये वाला माइनस
इसका ये कंपोनेंट, तो P3 के सामने कौन सा बना, P3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मेरे पास सिग्मा एफ वाई किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू 0 में एफ वाई आ गया P2 डेल्टा एक्स डेल्टा जी माइनस रो वी जी। अब इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, इस क्यूब का डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी। वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब किसके बराबर है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी, लंबाई चौड़ाई और हाइट। और हमने इसका हाफ लिया हुआ है तो मैं इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, तो मेरे पास ये क्या आ गया, इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो इस वॉल्यूम की जगह पे मैं क्या चीज पुट कर दूंगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी। तो मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। ठीक है, माइनस, अब माइनस ये जो P3 हमने लिया हुआ है ना, P3 तो प्रेशर है, इसको भी तो हमें एरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एरिया में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये जो सरफेस है इसकी ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर है, डेल्टा जी के, डेल्टा जी इंटू एल। तो P3 का एरिया कैसे निकलेगा, P3 इंटू डेल्टा जी इंटू एल। समझ लगी, डेल्टा जी इंटू एल। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया, और P3 को तो किया ही नहीं था। तो P3 किसके बराबर आ गया यहाँ पे, P3 डेल्टा जी इंटू एल, डेल्टा जी इंटू एल, जो कि हमारे पास कौन सी डायमेंशन बन रही है, इसकी परपेंडिकुलर। हमने एरिया में इसको फोर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे अब क्या आया, यहाँ पे इसकी माइनस में P3 डेल्टा जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे माइनस क्या आया, P3 डेल्टा जी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये ठीक है। अब हम इसके ऊपर डेल्टा जी इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, क्यों, क्योंकि मैं इसको 1 ले रहा हूं। तो मेरे पास क्या आ गया, P1 डेल्टा वाई माइनस P3 एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और P2 डेल्टा एक्स माइनस रो हाफ रो जी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई माइनस P3 एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब मैं एक और काम करता हूं, मैं ये काम करता हूं कि मैं इस डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की यहां से निकाल लेता हूं कि ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई किसके बराबर है। अगर ये मेरे पास डेल्टा एक्स है तो ये किसके बराबर आ गए, एल कॉस थीटा के, और ये इज इक्वल टू एल साइन थीटा के। इस ट्राइंगल से ये वाली एल थी, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आ गया, एल कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट एल साइन थीटा। तो मेरे पास क्या आ गया, P1 एल साइन थीटा माइनस P3 एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। डेल्टा वाई की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया, और P2 किसके बराबर आ गया, एल कॉस थीटा माइनस हाफ रो जी डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की जगह पे मैं पुट कर देता हूं एल कॉस थीटा, डेल्टा वाई की जगह पे एल साइन थीटा माइनस P3 एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें चूंकि कॉस और साइन आ रहा है तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनी, P1 एल साइन थीटा माइनस P3 एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और P2 एल कॉस थीटा माइनस P3 एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें इस इक्वेशन में मैं एल कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूं। इस इक्वेशन में इसको हम थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। इस इक्वेशन में मैं एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो P1 माइनस P3 इज इक्वल टू एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और एल साइन थीटा P2 माइनस P3 इज इक्वल टू 0।
अब आप ये देखें कि ये एल कॉस थीटा क्या है, ये वो कंपोनेंट है जो डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स क्या हमारी लेंथ है, तो लेंथ क्या होती है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट उधर जाके डिवाइड हो गया तो जीरो हो गया, तो P1 इज इक्वल टू P3 आ गया और P2 इज इक्वल टू P3। तो इधर से क्या चीज साबित हुई, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, दैट इज द पास्कल लॉ। समय लगी बात की कि हमने एक क्यूब लिया, क्यूब को हाफ किया, हाफ करके उसको फोर्सेस में कन्वर्ट कर दिया, फोर्सेस में कन्वर्ट करके हमने इसके इस टर्म को इग्नोर कर दिया, देन रियल साइन थीटा एल कॉस थीटा, इसलिए ये कांस्टेंट है क्योंकि एल कॉस थीटा क्यों कांस्टेंट है, इसका थीटा भी कांस्टेंट है जो हमने स्टार्ट में सपोज किया हुआ है, लेंथ भी कांस्टेंट है, तो ये बेसिकली डेल्टा एक्स के बराबर था जो कि लेंथ थी, लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ इधर आके डिवाइड हो गई, ये भी इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास है L sin थीटा और ये P1 टू P2 P3 के बराबर आ गया। तो आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इस प्रेशर की विद इन द पार्टिकल तो इसके ऊपर बराबर प्रेशर लग रहा है। अगर अलोंग द हाइट में मूव करूं ऊपर वाले पार्टिकल, क्या इस पार्टिकल और इस पार्टिकल में प्रेशर बराबर होगा? डेफिनेटली हम चेक करेंगे कि क्या इस पार्टिकल और इस पार्टिकल सेंटर में तो ठीक है, हर तरफ से बराबर लग रहा है, लेकिन अगर अलोंग द हाइट मूव करूं तो फिर पार्टिकल के ऊपर प्रेशर क्या होगा, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।